दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 18 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तमाम लोग मिलते जुलते रहते हैं, मित्र हों, यार हों, छात्र हों, और साथ में फ़ोटो भी खिंचाते हैं। अगर हमारी फ़ोटो का कोई भी गलत इस्तेमाल करता है और आपसे कोई भी विरोध या समर्थन किसी भी बात का पॉलिटिकल मुद्दे पर या फिर आयोग से कोई डिमांड है आपकी अगर करता है, तो वो अपने हवाले से कर रहा है, मेरे हवाले से नहीं। मैं जो भी बात करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म से जो बात कहनी चाहिए मैं कह चुका हूँ। इसके बाद आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए। हाँ, उस व्यक्ति को ज़रूर अपने एथिकल वैल्यूज़ की तलाश करनी चाहिए कि उसने बिना किसी के कंसेंट के कैसे भी उसकी सहमति या विरोध कहीं पर प्रदर्शित की है। फ़िलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों से बात करके, बहस करके या फिर हर किसी को ढूंढ ढूंढ के कि तुमने समर्थन क्यों किया, विरोध क्यों किया, अपना सर मत खपाइए, आराम से पढ़ाई करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। और मुद्दा जो है उस पर आयोग को निर्णय लेना है और निर्णय लेगा बहुत जल्द, ठीक। तो उसी निर्णय के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा समिट को संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को संबोधित किया। यह आयोजन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की विषय वस्तु पर आयोजित किया जा रहा है। तो विषय वस्तु क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। दावोस एजेंडा 2022 कुल शून्य उत्सर्जन की दौड़ में तेजी लाने के लिए कई WEF पहलों के शुभारंभ को भी चिन्हित करेगा। विश्व आर्थिक मंच, जो कि एक NGO के तौर पर शुरू हुआ था, एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में क्लास श्वाब और उनके साथियों ने स्विट्जरलैंड में की थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका लक्ष्य WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी पहचान SDG जो सतत विकास लक्ष्य हैं 17, उनको पूरा करने में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं विश्व की, उन गिनी चुनी संस्थाओं में एक संस्था WEF भी, इसको भी माना जाता है। तो संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष इसके क्लास श्वाब अभी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। WEF द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, जो कि WEF और INSEAD और कार्नेल यूनिवर्सिटी तीनों मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार करती हैं। वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ये सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं जो WEF प्रकाशित करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया ओपन डाटा वीक। ये ओपन डाटा क्या होता है? ओपन डाटा मतलब आप देख रहे हैं डाटा, और सरकारी विभाग है। सरकारी विभाग के डाटा जब ओपन कर दिए जाएंगे लोगों के लिए, आम जनता के लिए, तो कोई भी चीज़ जो है छिपी नहीं रहेगी। सरकार का उत्तरदायित्व बनेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। जैसे आयोग ही है, अगर आपके नंबर दिखा दे, आंसर की दे दे, संशोधित आंसर की दे दे कि किस किस प्रश्नों पर कार्रवाई हुई है बता दे, आपकी मार्कशीट दे दे कि आपने कितना नंबर अर्जित किया है प्रीलिम्स में, तो सारी शिकायतें ही दूर हो जाएंगी, लगभग सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी आपकी। लेकिन वो नहीं करता है, इसलिए शक, दुविधा, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो यही है ओपन डाटा। ओपन कर दिया डाटा सबके लिए, पारदर्शिता बढ़ी, खुलापन बढ़ा, शासन, सुशासन के लिए, नैतिक शासन के लिए ये मार्ग प्रशस्त करता है ओपन डाटा अगर गवर्नमेंट कर देती है। इससे गवर्नमेंट का एक उद्देश्य भी हमको पता चलता है कि उद्देश्य है सुशासन करना। वो चाहती है कि हम जो करें वो जनता देखे उसे, क्योंकि इसका इस्तेमाल तमाम तरह के डाटा में, सेवाओं में, NGOs इन डाटा का प्रयोग सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया ओपन डाटा वीक।
ओपन डाटा को अपनाने को प्रोत्साहित करने और भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन डाटा वीक शुरू करने की घोषणा की है। 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में सभी 100 स्मार्ट शहर हिस्सा लेंगे और स्मार्ट सिटीज ओपन डाटा पोर्टल पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट और डेटा ब्लॉक प्रकाशित करेंगे। लीजेंड बिरजू महाराज का निधन। कथक नर्तक थे और लखनऊ घराना जो कि उत्तर प्रदेश में है उससे ताल्लुक़ रखते थे। तो कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। कथक जनवरी 2022 में निधन हुआ। बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता एवं गुरु अच्चन महाराज शामिल थे। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण सहित प्रदर्शन कला में इनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कॉमन सर्विस सेंटर ने लॉन्च की एक योग्यता ऐप। क्या नाम है इसका? योग्यता ऐप। तो कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने लॉन्च की योग्यता ऐप। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ने योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, योग्यता। यह ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करेगा। ऐप के तहत नामांकन ग्रामीण स्तर के उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, शहरी नहीं है, इसमें ग्रामीण लिखा है, जो पूरे भारत में CSC का प्रबंधन करते हैं। साइबर सुरक्षा, 3D प्रिंटिंग आदि जिससे पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करेगा। लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन का पुरुष एकल खिताब। तो लक्ष्य सेन ने 16 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता। याद रखिएगा लक्ष्य सेन, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने शीर्ष मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू को किसको हराया, ये भी याद रखिएगा। महिला एकल फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंगफान ने सुपानिदा केटथांग को हराया। तो महिलाओं में भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। टोंगा में जलमग्न ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कहाँ? टोंगा में। तो टोंगा प्रशांत महासागर में एक देश है, उसमें हाल ही में एक पानी के नीचे एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इसे हुंगा टोंगा हुंगा हाइपई ज्वालामुखी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रहे न रहे, ये याद रखिएगा। टोंगा में जलमग्न जल में स्थित ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, यह विस्फोट बहुत बड़ा और जोरदार था। हालांकि ज्वालामुखी पानी के नीचे और 2383 किलोमीटर दूर स्थित था। इसकी आवाज़ टोंगा में सुनी गई। इसके अलावा इस विस्फोट ने सुनामी लहरें भी पैदा की। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है, हुंगा टोंगा। यह टोंगा में स्थित है। टोंगा एक पॉलिनेशियन देश है। यह एक द्वीप समूह है। इसमें 169 द्वीप स्थित हैं। यह पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया और वनुआतु, उत्तर पश्चिम में फिजी, फ्यूचुना और वालिस, पूर्व में न्यू और दक्षिण पश्चिम में केरमाडेक, न्यूजीलैंड का जो एक द्वीप है उससे घिरा हुआ है। इसकी स्थिति को आप पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देख सकते हैं। टोंगा कहाँ पर स्थित है। ठीक, चाइना लाएगा अपना चांद। तो चाइना कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण, कृत्रिम सूर्य के बाद अब कृत्रिम चंद्रमा के निर्माण पर कार्य कर रहा है। तो चीन के कृत्रिम सूर्य के बाद चीन ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार कर लिया है। वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है। यह सुविधा उन्हें चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का संचालन करने में मदद करेगी। कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा को वर्ष 2022 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। यह गुरुत्वाकर्षण को खत्म करने के लिए 2 फुट व्यास के वैक्यूम कक्ष के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करेगा। बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में तस्नीम मीर बनी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी। तस्नीम मीर नवीनतम BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में, अंडर 19 याद रखिएगा, गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने 2021 में 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताब हासिल करने के बाद 3 पायदान की छलांग लगाकर जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने काठमांडू में प्रेसिडेंट कप नेपाल जूनियर इंटरनेशनल सीरीज 2020 भी जीती। आइए क्विज देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की WESP 2022 रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार,
वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? वित्त वर्ष 2022 में तो अनुमानित दर क्या है? 6.5% का अनुमान लगाया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 11 साल के एक लड़के द्वारा ऑनलाइन गेम की लत के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद राज्य सरकार ऑनलाइन गेम को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाएगी। किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध दिया है? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तो ये है फिलीपींस। हमने आपको बताया था। FSI द्वारा जारी ISFR 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में भारत में कुल वन और वृक्षों के आवरण में कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है? तो कुल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अर्थात वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई 647 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड में। ये टॉप 5 के राज्य हैं, याद रखिएगा। भारत के पहले हेली हब का हाल ही में किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है जिसमें सभी विमानन सुविधाएं हैं? तो यह है गुरुग्राम में। हेली हब का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य से उसके सभी शाही संरक्षण और सैन्य उपाधियां छीन ली गई हैं? तो ये हैं प्रिंस एंड्रयू ड्यूक ऑफ यॉर्क, तीसरी संतान और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के दूसरे बेटे से उनके सभी सैन्य और शाही खिताब जो है छीन लिए गए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका 2021 से 23 में किस टीम को शीर्ष पर रखा गया है? तो अभी श्रीलंका शीर्ष पर है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, पाकिस्तान चौथे पायदान पे है। खबरों में रहा इबोनिया रामायण का ऐसा ही संस्करण किस देश में पाया जाता है? तो ये इबोनिया रामायण का संस्करण है और किस देश में पाया जाता है? तो ये मेडागास्कर में। तो भारतीय कवि और राजनयिक अभय के ने पाया है कि मेडागास्कर का इबोनिया अपने भव्य कथानक में भारतीय महाकाव्य रामायण से मिलता जुलता है। इंडोमेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य ने यह पुस्तक लिखी है। K-Sivan की जगह लेने के लिए इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं S सोमनाथ, बी वाला राइट आंसर है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? जल मेट्रो परियोजना वाला तो कोच्चि है, केरल का। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।